हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें मॉर्निंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार एस्टेट और झारखंड सहायक आचार्य का सोशोलॉजी के सिलेबस को, और इवनिंग की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सोशोलॉजी के सिलेबस को। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सोशोलॉजी से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो, या तो उसे थ्योरी के माध्यम से, या फिर उसे एमसीक्यू के माध्यम से, या फिर जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको टेलीग्राम में टेस्ट के माध्यम से कवर करवाया जाए। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए और विश्वास के साथ रहिए। आप लोग का सोशोलॉजी का सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसमें कॉन्टैक्ट करके मुझसे नोट्स को परचेस कर सकते हैं। आपको झारखंड लेडी सुपरवाइज़र, बिहार एस्टेट, झारखंड सहायक आचार्य और झारखंड सीडीपीओ का नोट्स आपको पेड ग्रुप में मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संवैधानिक प्रावधान। एक और बात मैं आप लोगों को पहले ही क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग को आवाज़ में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी आज ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्लास अपलोड करना था, आप लोग को क्लास देना था, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे आज क्लास अपलोड की है। तो थोड़ा आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। और इसी टॉपिक से कल हम लोग टेलीग्राम में टेस्ट करेंगे। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान या संवैधानिक विधान के टॉपिक से भी आप इसको जान सकते हैं। तो हम लोग संवैधानिक जो प्रावधान है किस क्षेत्र में, कौन से समूह विशेष के लिए है, तो ये आपको अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग और आदि दिया हुआ है। तो आदि में आपकी महिलाएं भी आ जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे और एक एक क्वेश्चन को कवर करते चलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था की शक्ति से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची है जो पंचायती राज व्यवस्था का है, तो वो कौन सा हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। हम लोग उसका डिटेल्स देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। 73वां संविधान संशोधन वो कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। इसमें भारतीय संविधान में 11वीं जो अनुसूची जोड़ी गई, इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 बीसीओ की सूची की व्यवस्था की गई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विचार ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज जो संस्थान है उसमें महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व पे रखा गया। कितना, तो 1/3 या फिर 33% का उनको आरक्षण दिया गया, जिसका कि उल्लेख अनुच्छेद 243 में भी किया गया है। तो हमको ये जानना चाहिए कि इस अधिनियम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को भी शामिल किया गया है, ठीक है, उनके लिए भी अब प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किया गया। तो कौन सा, 73वां संविधान संशोधन कब किया गया है, तो आपका 24 अप्रैल 1993 को किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 73वां संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया था। तो किन को दिया गया था, अनुसूचित जाति और जनजाति को भी दिया गया था और महिलाओं को भी दिया गया था, इसलिए इसका दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा नवगठित पंचायतों में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण किया गया है। तो कितना दिया गया था उनको आरक्षण, 33% यानी 33%, या फिर 1/3 उनको आरक्षण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है। तो किससे है, तो ये आपका पंचायती राज से। देखिए 73वां संशोधन है वो अधिनियम 1992 के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन वो निकला है 24 अप्रैल 1993 को, लेकिन उसको 1992 के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया। तो किस में स्वीकार किया गया,
73वां संशोधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत में निम्नलिखित उपबंधों को शामिल किया गया। कूट के अनुसार सर्वाधिक सही युग्म का आपको चयन करना है। तो देखिए, आपको जो कूट आपका सही है उसमें आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण, निर्णय लेने में ग्राम सभा को शामिल करना या जनता की भागीदारी। तो इसका जो सारा ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो विशेष विवाह अधिनियम ये आपका 1954 में आया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में और दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। हिंदू विवाह 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह 1955, विशेष उत्तराधिकारी 1961 और दहेज निरोधक अधिनियम 1961। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 और दहेज निरोधक अधिनियम 1961। थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम वर्ष 1956 में पारित हुआ था। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, ठीक है, इसको 2013 के नाम से जाना जा रहा है, के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 370 और 370A में मानव तस्करी से निपटने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए थे। इसके तहत जो यौन शोषण, दास्ता, सेवा या अंगों के व्यापार हेतु मानव तस्करी आदि को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काका कालेलकर आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो काका कालेलकर आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 का पालन करता है। काका कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। इसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग या काका कालेलकर आयोग के नाम में जाना जाता है। मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग अगर भी बोलेगा तो भी आपका वही होगा या फिर काका कालेलकर आयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी। ठीक है, तो भारत में जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये कब हुई थी। तो 2012 से 2017 यह अंतिम थी। यह पूरी तरह से समावेशी विकास पर केंद्रित थी, मतलब सबका विकास पे। इस योजना में गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आजीविका के अवसर प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी। तो 1951 में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सपिंड विवाह में मनाही है। बोला जाता है कि माता एवं पिता दोनों पक्षों में से 3-3 पीढ़ियों के सपिंडों में परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई है, परंतु किसी समूह की प्रथा या परंपरा द्वारा इसे स्वीकृत भी किया गया। ऐसा विवाह वैध भी माना गया है। आप लोगों को मेरी आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। मुझे खुद ही लग रहा है, मैं बोल रही हूँ तो मुझे मेरे गले की आवाज़ में बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे बार बार वीडियो को पॉज करके करना पड़ रहा है, बहुत गले में खराश हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो दहेज निरोधक अधिनियम जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो 1961 में पारित हुआ था। इस अधिनियम द्वारा दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही क्या था, प्रतिबंधित था। और बाद में इस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए दहेज रोक संशोधन कानून 1984 में 2 अक्टूबर 1985 को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत जो दहेज लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 का जुर्माना का भी प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 46 में इसका उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसको रोकथाम के लिए यह अधिनियम वर्ष 2013 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये आपका वर्ष 1976 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष अनुसूचित जाति परिभाषित शब्द प्रस्तावित किया गया? तो ये आपका 1932 में बंगाल के जो तत्कालीन प्रांतीय सरकार थी उनके द्वारा अनुसूचित जाति का नाम प्रस्तावित किया गया था। बाद में इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 में पहली बार इन वर्गों की सूची वाले एक अनुसूची के रूप में इसे जोड़ा गया। पहले तो इन्हें दलित वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया, फिर बाद में इनको अनुसूचित जाति के रूप में बोला गया। कब? तो 1932 में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सी समिति जनजातीय मुद्दों से नहीं जुड़ी हुई है? तो आपका जो धानुका समिति है ये जनजातीय मुद्दों से नहीं है, बल्कि जो लोकुड़, भूरिया, एल्विन ये सब समितियां जनजातीय मुद्दों से समिति है। लोकुड़ समिति 1965 में इसका गठन हुआ था। अनुसूचित जनजातियों के परिभाषित करने के लिए उनका मानदंड का किस आधार पर उनको अनुसूचित बोला जाएगा ये विचार करने के लिए समिति ने उनकी पहचान के लिए 5 मानदंड तैयार किए थे कि आदिम उनमें लक्षण होना चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, भौगोलिक अलगाव होना चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदायों के साथ संपर्क में संकोच और पिछड़ापन की सिफारिश की गई। भूरिया समिति 1991 में किया गया था। इस सिफारिश में पेशा अधिनियम, पेशा जो एक्ट था वो 1996 अधिनियम होने का मार्ग प्रशस्त किया गया, जबकि जो एल्विन समिति है वो 1959 का गठन सभी जनजातीय विकास कार्यक्रमों के लिए बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में की गई। ये एक बहुउद्देशीय विकास खंड था जिसके रूप में ये काम करता है। और जो धानुका समिति है वो सभी मौजूद पूंजी बाजार नियमों का जांच करता है, उसमें संशोधन करता है। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है, ये कहाँ घोषित किया गया? तो ये अनुच्छेद आपका 17 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के बारे में कहता है और दृढ़तापूर्वक स्पष्ट करता है कि अस्पृश्यता समाप्त हो चुकी है और किसी भी रूप में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है? तो ये आपका अनुच्छेद 17 है। ठीक है, आज हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर किए हैं। कल की क्लास में, कल का जो मॉर्निंग का क्लास होगा उसको आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। कल के उसमें क्लास में हम लोग और 40 या 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। मैं आज ही आप लोग को कवर करवा देती, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में, तो आप लोग थोड़ा इसको मैनेज कर लीजिए और कल के मॉर्निंग की क्लास में इस टॉपिक को आप लोग कवर कर लीजिएगा। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।